तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास 9 का है। चैप्टर का नाम है वृत्त सर्किल। इसमें पहला एक्सरसाइज है 10.1। इसको बनाने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो पहले वृत्त का इंट्रोडक्शन, वृत्त के बारे में सारी जानकारी हम लोगों को लेनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन आज करते हैं। पहले इसका वृत्त का केंद्र के बारे में, उसके बाद वृत्त का जीवा के बारे में, वृत्त का व्यास के बारे में सब हम लोग समझ लेते हैं पहले। उसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज कौन बनाएंगे, तो प्रश्नावली 10.1 जो है पहला अध्याय है एक्सरसाइज 10.1 का है। ये एक्सरसाइज हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्किल का जो इंट्रोडक्शन है वो चालू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। वृत्त क्या है, तो एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो वृत्त कहलाता है। मतलब ये वृत्त जो है ढेर सारा बिंदुओं का क्या होता है, समूह होता है, और वो सभी बिंदु क्या होते हैं, एक उसी तल में उपस्थित एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। मतलब इस वृत्त पर बहुत सारे मतलब अनंत बिंदु हैं। इस वृत्त पे बहुत सारे अनंत बिंदु है, और सब बिंदु क्या है, उसी तल में ये वाला बिंदु से समान दूरी पर सब स्थित है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। सबसे पहले वृत्त का तो एक बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। ये समझना पड़ेगा कि वृत्त जो है, वृत्त की मध्य भाग जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। अब कुछ बात है यहाँ पर, क्या ये तो हो गया वृत्त जो अंदर, वृत्त के अंदर जो भाग है उसको हम लोग अभ्यंतर बोलते हैं, और उसके बाहर का भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, बहिर्भाग बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बहिर्भाग लिख दिए। ये वृत्त हो गया हमारा, ये अभ्यंतर हो गया, और ये इसका केंद्र हो गया। इतना समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है सेकेंड, जीवा। इसमें वृत्त के अंदर जीवा भी होता है। अब मान लेते हैं वृत्त पर कोई भी, यहाँ पर देखिए वृत्त है, इस पर कोई भी बिंदु दो को ले लेते हैं, P और Q। तो यहाँ पर लिखे हैं वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली लिखे थे, हाँ, मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर वृत्त है, यहाँ पर ये वृत्त पर स्थित क्या है, कोई दो बिंदु है, उसको मिलाने वाला रेखा कौन है, ये यहाँ से यहाँ जो P और Q को मिलाएं। जब P और Q को मिलाएं तो P और Q क्या हो गया, तो ये जीवा हो गया, है ना। इसका मतलब वृत्त पे तो बहुत सारा हम लोग इस तरह से जीवा खींच सकते हैं, ये भी जीवा है। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त पर दो बिंदु को मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो रेखा खींचाएगा उसको हम लोग जीवा बोलेंगे। लेकिन वैसी जीवा जो इसका केंद्र से गुजर जाए, मतलब यहाँ पर केंद्र है, यानी यहाँ पर भी केंद्र है, वैसी जीवा जो उसका केंद्र से गुजर जाए वो क्या बन जाएगा, वृत्त का व्यास कहलाता है। उसको व्यास का नाम देते हैं उस जीवा को। जैसे यहाँ पर लिखे हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। मतलब यहाँ पर कोई भी जीवा यदि वृत्त का केंद्र से गुजर जाए तो वो क्या बन जाता है, वृत्त का व्यास बन जाता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, वृत्त का व्यास है। तो व्यास समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं ये, इसको बनाने के लिए चाप का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम लोग चाप के बारे में समझते हैं। चाप क्या है, तो दो बिंदुओं के वृत्त के बीच के भाग को चाप कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दो बिंदु है P और Q। ठीक है, P और Q, और एक ऊपर भी एक बिंदु है P R Q यहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, इस PQ को समझते हैं। लिखे हैं क्या, दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को चाप कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ यही है वृत्त का भाग, तो ये वृत्त का चाप हो गया। कहिएगा यही तो नहीं, चाप ऊपर भी तो चाप है, हाँ ऊपर में भी चाप है। इसीलिए तो चाप दो प्रकार का होता है। कौन कौन, एक बोलता है लघु चाप और एक होता है क्या, दीर्घ चाप। तो यहाँ पर निचल का भाग को देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये लघु चाप है। ऊपर वाला भाग जिसका नाम हम लोग बोलते हैं PRQ, यहाँ पर PRQ है, PRQ, ये ऊपर वाला PRQ, ये कैसा चाप हो गया, दीर्घ चाप। मतलब ये छोटका वाला चाप को हम लोग कैसा चाप बोलेंगे, इसको बोलेंगे लघु चाप, और ऊपर में जो बड़ा वाला चाप है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दीर्घ चाप। तो ये हम लोग समझते हैं इसको। तो चाप समझ लिए हम लोग। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग क्या, वृत्तखंड के बारे में। तो देख लीजिए यहाँ पर ये हमारा वृत्त है। अब ये वृत्तखंड को क्या मतलब, वृत्त को टुकड़ा करते हैं काट करके। मतलब ये क्या हो गया, ये चाप है और ये क्या है, जीवा है। मतलब यहाँ पर चाप और ये जीवा के बीच में जो घिरा हुआ भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग, चाप है यहाँ पर ये वाला चाप, और ये क्या है, जीवा है। मतलब जीवा और चाप के बीच में घिरे हुए भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर वृत्तखंड कहते हैं। अब ये वृत्तखंड भी दो तरह का होता है। जब हम लोग काटेंगे इसको, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, यानी कि एक को छोटा कर लेंगे एक को बड़ा कर लेंगे, तो दो तरह का यहाँ पर वृत्तखंड बनेगा। एक को छोटका का नाम देंगे लघु वृत्तखंड
वृत्तखंड, और ऊपर का नाम क्या देंगे, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड, नीचे वाला क्या हो गया, लघु वृत्तखंड। वही लिखे हैं वृत्तखंड के बारे में। तो एक भाग होता है लघु वृत्तखंड और एक भाग होता है क्या, दीर्घ वृत्तखंड। समझ गए होंगे आप लोग वृत्तखंड के बारे में। यदि वही वृत्तखंड यदि इसका जीवा से हम लोग ले लें, सपोज दैट यहाँ से मान लीजिए यहाँ इसका ये व्यास हो गया, ये व्यास व्यास ले लें और उसका ये चाप ले लें, इसका मतलब जो हम लोग का एरिया बनेगा वो क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएगा। ये बड़का वाला एरिया क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएगा। समझे बात, क्या बोले हम लोग, यदि हम लोग व्यास को ले लें, व्यास का दोनों छोर को और व्यास का दोनों छोर को मिलाने वाला जो चाप है उसके बीच में घिरा हुआ भाग क्या बन जाता है, वो अर्धवृत्त बन जाता है। मतलब ये कैसा भाग बन जाएगा, अगर यहाँ से खींच देंगे तो ये तो यहाँ लघु हो गया, और यहाँ से खींच दें यहाँ वाला भाग तो ये क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएगा। याद रखिएगा इसको, क्या, अर्धवृत्त। मतलब व्यास और व्यास का दोनों छोर को मिलाने वाला जो चाप है उसके बीच में घिरा हुआ एरिया क्या बन जाएगा, बनाएगा, तो वो अर्धवृत्त बनाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लिए। अब इसके बाद आता है क्या, त्रिज्यखंड के बारे में। त्रिज्यखंड क्या होता है, ये चाप है और चाप का दोनों छोर, यहाँ पर देखिए एक छोर P एक छोर Q है, तो चाप का दोनों छोर जो P और Q है इसको मिलाने वाला जो त्रिज्या है ये देखिए, है ना, इसके बीच में घिरा हुआ एरिया क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। मतलब चाप का दोनों छोर, ये है ना, एक चाप और उसके दोनों छोरों को मिलाने वाली त्रिज्या के बीच में घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। ये त्रिज्यखंड हो गया छोटा। अब त्रिज्यखंड तो दो तरह का बनता है, एक लघु भी होता है, एक दीर्घ भी होता है। एक चाप छोटा वाला है, ये छोटका चाप से घिरा हुआ है तो ये लघु त्रिज्यखंड हो गया। ये बड़ा वाला चाप से घिरा हुआ रहता तब ये क्या बन जाता, ये दीर्घ त्रिज्यखंड बन जाता। मतलब ये छोटका चाप है और ये दोनों त्रिज्या के बीच में घिरा है तो ये लघु त्रिज्यखंड हो गया, और ये बड़ा वाला चाप यदि लेते हैं हम लोग तो ये क्या बन जाता, दीर्घ त्रिज्यखंड बन जाता। तो एगो को लिखे हम लोग लघु त्रिज्यखंड और एगो को लिखे हैं क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो हम लोग वृत्त संबंधी बात जो था इतना हम लोग सीख लिए और पढ़ लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली 10.1 का जो सवाल है इसको हम लोग बनाते हैं। तो 10.1 में क्या कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, सुनिए, कहता है क्या, वृत्त का केंद्र से और वृत्त का केंद्र के डैश में स्थित होता है। बोला है क्या, वृत्त का केंद्र के डैश में स्थित होता है। ऑप्शन बगल में लिख दिया क्या, बहिर्भाग और अभ्यंतर। बोला वृत्त का केंद्र के डैश भाग में स्थित होता है। तो बताइए वृत्त का जो केंद्र है, ये केंद्र है ना, अब ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ है आपको बहिर्भाग और अभ्यंतर, मतलब अंदर और बाहर दिया गया। तो केंद्र कहाँ पर स्थित है, अभ्यंतर में या बहिर्भाग में। तो देख सकते हैं आप लोग केंद्र जो है अंदर में है, तो हम लोग 1 नंबर जवाब क्या देंगे इसका, 1 नंबर में अभ्यंतर, 1 नंबर जवाब अभ्यंतर। दूसरा नंबर पढ़ते हैं। दूसरा नंबर कहता है क्या, कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के डैश भाग में होता है, वृत्त के डैश भाग में स्थित होता है। मतलब ऑप्शन दिया बगल में कि बहिर्भाग या अभ्यंतर। मतलब क्वेश्चन फिर समझिए, कहा है एक बिंदु जिसकी जो है वृत्त के केंद्र से जो है दूरी है त्रिज्या से अधिक हो, तो वो क्या कहाँ पर स्थित होगा, अंदर में कि बाहर में होगा। कोई बिंदु मान लीजिए, आप ही मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु हम लोग कोई सा भी लेते हैं R। अब देखिए आप, ये इसका त्रिज्या है, ये त्रिज्या से यदि दूर में स्थित है तो वृत्त का बाहर निकलना जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो अंदर के बाहर है तो बहिर्भाग में है। तो इसका जवाब क्या देंगे हम लोग, इसका जवाब देंगे हम लोग बहिर्भाग। तो ये हो गया बहिर्भाग। तीसरा नंबर सवाल में आते हैं हम लोग। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है क्या, कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है। तो आप लोग को हम यहाँ पे लिख दिए थे बगल में कहीं पर, यहाँ पे देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है। तो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, वृत्त का, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बगल में व्यास। ऑप्शन में दिया था व्यास या त्रिज्या, तो व्यास होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या, व्यास। चौथा नंबर जवाब इसका है, सवाल पहले पढ़ते हैं जब फिर जवाब देंगे। चौथा नंबर में क्या कहता है, कहता है क्या, एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। अब बताइए एक चाप क्या होता है जब इसके सिरे जो क्या हों, एक व्यास के सिरे हों। एक व्यास का सिरा है, ये अभी हम बता रहे थे आप लोगों को, ये व्यास का सिरा है और ये चाप है। अब ये क्या हो गया, अब ये अर्धवृत्त हो गया। तो हम लोग इसका जवाब क्या देंगे, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। पाँचवा नंबर सवाल कहता है क्या, वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। बताइए वृत्तखंड है एक चाप और किसके बीच का भाग होता है, वृत्तखंड ही ना, हाँ यहाँ पर खींचे थे,
एक किसके किसके बीच का भाग होता है? वृत्तखंड एक चाप तथा किसके बीच का भाग होता है? जीवा। यानी यहाँ पर हम लोग क्या देंगे जवाब इसका? जीवा। फिर अगला है 6वां नंबर। 6वां नंबर क्या कहता है? कहता है क्या कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में विभाजित करता है? तो हम यहाँ पे बगल में लिख दिए हैं, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? 3 भाग। मतलब एक वृत्त जहाँ पर स्थित होता है उसको कै भाग में विभाजित कर देता है? 3 भाग में। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करें तो 1 नंबर था, 1 नंबर का सब हो गया। अब यहाँ पर है 2 नंबर। 2 नंबर में बोला कि सत्य असत्य में आप जवाब दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे? सत्य असत्य में इसका जवाब देंगे। पहला नंबर क्या कहा था? देखिए, कहा क्या? केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त का त्रिज्या होता है। क्या बोला है? कि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। अब देखिए कहा क्या? केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु, मतलब कोई भी बिंदु एगो ले लीजिए, कोई भी बिंदु वृत्त पर का। चलिए कोई एगो वृत्त मामूली सा बना लेते हैं। यहाँ पर अच्छा वाला नहीं बन रहा है, चलिए सपोज दैट यही वृत्त है, यहाँ पर केंद्र है और यहाँ पर वृत्त पर कोई भी बिंदु है। इसको मिलाने वाला ये रेखा क्या होता है? त्रिज्यन होता है। ये हम लोग को बोला गया त्रिज्या होता है। इसका मतलब ये सत्य है या असत्य है? तो इसका मतलब ये सत्य है। तो यहाँ पर लिख दिए क्या? सत्य। दूसरा नंबर कहा क्या? कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमिति जीवाएँ होती है। ये असत्य है, तो हम लोग इसको असत्य लिखेंगे। ये नहीं होता है, असत्य। तीसरा नंबर जवाब देते हैं इसका। तीसरा नंबर कहता है क्या? कि यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे? एक वृत्त को 3 भाग में बांट देंगे। यही है यहाँ पर वृत्त है, इसको क्या करेंगे? 3 भाग में बांट देंगे तो सब बराबर हो जाएगा, छोटा बड़ा रहेगा ही नहीं। जब छोटा बड़ा रहेगा ही नहीं तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कौन दीर्घ है कौन लघु है? जब दोनों सब बराबरे हो गया तो कोई ना लघु हुआ कोई ना दीर्घ हुआ, सब बराबर हो गया। तो जवाब क्या इसका होगा? ये गलत है, इसलिए औसत्य यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, असत्य। कई नंबर हो गया? 3 नंबर हो गया। चौथा नंबर क्या कहता है? कहता है क्या? कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगुनी हो व्यास कहलाती है। सही बात है, ये बात सही है। वृत्त का एक जीवा है, मान लीजिए कि कोई सा यहाँ पे ये जीवा यहाँ से यहाँ तक खींच दिए। ये जीवा को देखिएगा ना आप, तो ये एक त्रिज्या और एक त्रिज्या डबल यानी दुगुना होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका जवाब क्या दीजिएगा आप लोग? सत्य। इसको लिखिएगा क्या? सत्य। अब यहाँ पर 5वां नंबर है क्या? त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्रफल होता है। तो त्रिज्यखंड के बारे में बोला, त्रिज्यखंड यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में बोला क्या? जीवा एवं संगत चाप। तो ये जीवा थोड़ी है, ये जीवा नहीं है। इसके बारे में वृत्तखंड के बारे में बोल दिया है, इसलिए ये भी असत्य हो गया, असत्य। 6वां नंबर है। 6वां नंबर बोल रहा है क्या? वृत्त एक समतल आकृति है। सही बात है, वृत्त एक समतल आकृति है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सत्य। तो ये प्रश्नावली 10.1 जो है ख़त्म हो चुका है वृत्त संबंधी। अब अगले क्लास से 10.2 चालू होगा।